नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मध्य प्रदेश पीएससी का एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए मेरा भी अनुभव आपको कितना काम आ रहा है ये मुझे सुनकर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर एक बार हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बिना किसी समय को जाया करते हुए। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं सीधे। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है ना। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रश्न है इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है और राष्ट्रीयकरण, इसमें दो शब्द हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न निकलते हैं, तो इस प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि जब कोई संस्था या आप सामान्यतः आप उसे कंपनी कह लीजिए, जब कोई कंपनी या संस्था पहले क्या रही हो, प्राइवेट रही हो, है ना, और भारत सरकार या कोई भी सरकार वहां की उसे अधिग्रहण कर ले या उस पर कब्जा कर ले, सामान्य तौर पर मतलब जबरदस्ती कि आज से तुम प्राइवेट नहीं हो बल्कि क्या हो, अब से ये चीजें सरकारी हो गई। क्योंकि कब्जा करने के उपरांत जो भी उस कंपनी का मूल्य होता है, सब कुछ उसको क्या होता है, उसी के अधीन हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके मालिक को निकाल दिया जाएगा, कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मिला जुला के अब से ये हमारे अंडर में होगा। अब हम इसकी पॉलिसी, इसकी नीतियां, सब कुछ कौन निर्धारित करेगा, हम मतलब सरकार करेगी। तो प्राय पहले जो प्राइवेट बैंक होते थे अब वो क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। क्योंकि समय समय पर राष्ट्रीयकरण होते आया है, चाहे वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे 1969 में 14 बड़े राष्ट्र बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो जुलाई 1980 में 6 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ठीक है ना, तो ये समय समय पर अर्थव्यवस्था की डिमांड होती है, उसके कारण ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिलहाल आते हैं हम प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब आपने समझा, एसबीआई। क्योंकि एसबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसका जो नाम था इंपीरियल, क्या था, इंपीरियल। इंपीरियल, एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं हम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये पूछा जाता है, तो बाद में क्या हो गया, जब इसको सरकार अपने अंडर में ले ली, अर्थात अपने अधीन कर लिया, तो इसका नाम क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब आते हैं प्रश्न पर और उसके ऑप्शन पर। ठीक है ना, कब राष्ट्रीयकरण हुआ, 1 जून 1900, ये क्या है, हाँ 1 जून 1955 को, और 1 जुलाई 1956 और या 1 जनवरी 1955। मतलब देखिए आया इनमें से कोई नहीं। बहुत डेट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जब कोई भी ऐसी तारीख या वर्ष बहुत आसान लगे तो उसको आसान मत समझिएगा, क्योंकि बहुत आसान लगने वाली जो चीज़ होती है ना, वो अंदर से बड़ी खतरनाक होती है, उलझी हुई होती है। इसलिए आप इसको मत समझिएगा कि 1 जुलाई बार बार हम पढ़ते आए हैं, 1956 55 हम पढ़ते आए हैं, तो जल्दीबाजी में आप क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर गलत कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्न के ऑप्शन के आधार पर ये जो तीनों हैं उत्तर, ऑप्शन है, ये क्या है, करेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, करेक्ट नहीं है, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ये है कि इनमें से क्या है। देखने से एक नजर में ये तीनों ही आपको क्या लगेंगे कि ये कोई एक ही सही होगा, क्योंकि ये उत्तर के आसपास है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 जुलाई 1955। ठीक है ना, 1955, मतलब 1955 अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता तो ये क्या होता, करेक्ट होता। तो 1 जुलाई 1955 इसका क्या है, करेक्ट उत्तर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार एक विशेष अधिनियम के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना देती है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है टोटल इस समय। अब चूंकि ये नहीं कहा है कि कब तक, है ना, वर्तमान में, ऐसा प्रश्न में पूछा जा सकता है, लेकिन जब कभी भी ये चीजें पूछे तो समझ जाइएगा कि ये करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है कितनी है, 8 है, 13 है, 15 है, 12 है। देखिए इसमें जो दो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना उनको कंफ्यूज करेगा। कैसे करेगा, इसका करेक्ट उत्तर तो वैसे 12 है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, इसका सही उत्तर क्या है, 12 है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो कितना है, 12 है। मतलब ऐसे बैंकें जो पहले प्राइवेट थी बाद में सरकार के अधीन है, बड़ी बैंकें, तो वो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। तो वर्तमान में 12 है, जैसे पीएनबी, यूबीआई, है ना, केनरा बैंक, है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस तरह से 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं।
प्रश्न ये है कि इसमें जो 8 ऑप्शन है, ये 8 वाला जो दिया गया है, ये भी एक प्रकार से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, या लगातार 21 थी पहले, है ना, 24 थी, 21 हो गई, 18 हो गई, ये लगातार जो बैंकों की जो संख्या है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, ये जो कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो रही हैं। बंद से बिल्कुल मत जाइएगा, बल्कि इनका आपस में क्या हो रहा है भैया, विलय हो रहा है। मतलब छोटी बैंकों का, दो छोटी बैंकों का बड़ी बैंकों में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। इससे जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो क्या होती है, सुधर जाती है। ये कौन कह रहा है, ऐसा किसने सुझाव दिया, किस समिति ने दिया कि छोटे छोटे बैंकों को जो राष्ट्रीयकृत है उनको तोड़कर उनको जोड़कर एक बड़ी बैंक बना दिया जाए, ठीक है ना। ये जो लगातार 21 थी, पहले 24 थी, फिर 21 बैंक जो काफी लंबे समय तक राष्ट्रीयकृत रही, फिर 18 हुई, फिर मिला जुला के कितना हो गया, 12 पे आंकड़ा पहुंचा है। अब खास बात, 12 से अब कहां जाने वाला है, 8। ऐसा 8 हुआ नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बातें हैं 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों को करने की, ये वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में कहा जा चुका है कि, या फिर जो समितियां बनती हैं समय समय पर, उनके द्वारा यह सुझाव है कि 8 जो बैंक हैं, ये 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों को हमको लाना है मिला जुला के। तो प्रश्न हमारा एक बार फिर से वहीं पर आता है कि ऐसा कौन कह रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या को कम करना है। याद रखना, उसको मिटाना नहीं है, उसको बंद नहीं करना है, बल्कि कम करना है। तो कम करना का मतलब, कम करने का मतलब उसकी संख्या को कहीं फेंकना नहीं है, उसको दुकान में शटर नहीं गिराना, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक दूसरे में उसको विलय कर देना है, ठीक है ना। तो ये कौन कह रहा है, नरसिम्हन समिति। नाम आपने कई बार सुना होगा, बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति, ठीक है ना। तो नरसिम्हन जो समिति है, यह समय समय पर बैंकों के विलय से संबंधित है। ये भी प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो फिलहाल 8 करने की चर्चा चल रही है कि 4 और बैंकों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए, इस पीएससी प्री के लिए तो अभी भी 12 ही रहेंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट आते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि। याद रखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी। इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, फिर बात करते हैं। ये जो योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, देखिएगा नाम कितना अच्छा है, कि मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के सम्मान के तौर पर जो निधि दी जा रही है, उस योजना का क्या नाम है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री सम्मान के तौर पर कितना दे रहे हैं भैया, तो हर महीने, एक महीने में कितना मिल रहा है किसानों को, 500 रुपए। क्योंकि पहले जब ये योजना लागू हुई थी, कब हुई थी, ऑप्शन पर आइए, बात कर लेते हैं पहले। जब योजना लागू हुई थी तो इसमें यह रखा गया था छोटे एवं सीमांत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। बाद में सभी किसानों को, मतलब छोटे सीमांत के अलावा मध्यम एवं बड़े किसानों को भी इसमें का क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर है सही है 24 फरवरी 2019, 24 जनवरी, 24 अगस्त, 1 जनवरी 2018। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है ना। मतलब 2019 में जैसे ही जो वर्तमान एनडीए सरकार है, उससे पहले जो एनडीए सरकार थी, उसके चुनाव से पहले, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लगभग यह एक बहुत बड़ी योजना थी, जो एक कल्याणकारी योजना के तौर पर जानी जाती है, जिससे देश के सभी किसान क्या हुए, प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित हुए। तो इसमें क्या होता है, 500 रुपए आपको हर महीने के हिसाब से दिए जाते हैं। चूंकि ये हर महीने किस्त में नहीं आते, बल्कि ये 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्त में, अर्थात वर्ष में 3 किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए करके कुल कितने आ जाते हैं, 2-2 हजार रुपए करके कितने, 6 हजार रुपए आपके बैंक खाते में उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं। याद रखिएगा किस्त को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप किसान पृष्ठभूमि से ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको जहन में रहनी चाहिए चीज़ें करेक्ट के लिए, ठीक। नेक्स्ट है, अगला है खाद्य प्रबंधन से आशय है। क्या है भाई, फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन से आशय है। देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। खाद्य प्रबंधन का मतलब ये होता है सामान्यतः कि जो खाद्यान्न उगाया जाता है, फसलों को बोने से लेकर उसके उपभोक्ता तक पहुंचने की सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत आती है। जैसे किसान यदि खेत में क्या कर रहा है, बीज को डाल रहा है, अर्थात बो रहा है ना, बुआई कर रहा है बीज का,
तो वह बीज नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बीज ही नष्ट हो जाएगा तो उससे उत्पादन जो अनाजों का हो जाएगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब फसल बीज को बोया जाता है, फसल होती है, उस फसल को काटने से लेकर, है ना, उसे सफाई करने से लेकर, उसके बाद में उसे बेचने से लेकर, उसका भंडारण करना है, भंडारण से बाद में मार्केट में जाएगा, मार्केट से कहाँ जाएगा, अन्य क्षेत्रों में वितरित होगा जहां जितनी आवश्यकता होगी, और फिर वहां से वह उपभोक्ताओं के मध्य जाएगा। तो उपभोक्ताओं के मध्य भी ऐसा है कि सही कीमत पर जाए। अगर ज्यादा कीमत है, बहुत कम कीमत है, तो व्यापारी को नुकसान होगा, ज्यादा कीमत है उपभोक्ता को नुकसान होगा। तो इसमें प्रबंधन करना पड़ता है कि जो अनाज है, जो भी अन्न है, एक भी अगर गेहूं का है अन्न बीज, तो वो सभी लोगों तक जिसको जितनी ज्यादा आवश्यकता है ना, वहां तक वो पहुंच पाए। तो ये एक खाद्य प्रबंधन क्या है, बहुत बड़ी अवधारणा है, ठीक है ना। ये हर चरण में, हर प्रक्रिया से होते हुए गुजरती है। तो एक जगह अगर यदि गड़बड़ होता है तो खाद्य प्रबंधन का जो अवधारणा है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। फिलहाल हम आते हैं खाद्य प्रबंधन से क्या आशय है, खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन करना। भाई खाद्यान्नों का देखिए ऐसा है कि खाद्यान्नों का भारत के संदर्भ में देखें या विश्व के ही संदर्भ में देखें तो भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। और भूखमरी या हंगर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो भारत बहुत पीछे है, अर्थात यहाँ पर भूखे रहने वालों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। और ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की एक मूल समस्या है कि भूखमरी को से कैसे हम निजात पाएं। तो उस निजात पाने के संदर्भ में खाद्य प्रबंधन बहुत कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल तो अधिक उत्पादन करना, बिल्कुल अगर आप खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन करोगे तो अधिक होगा, तो हम सही जगहों पर, सही स्थान पर अधिक वितरित कर पाएंगे, और वितरित कर पाएंगे तो सही लोगों के हाथ में वो, या सही लोगों के पास वो खाद्यान्न पहुंचेगा। तो ये खाद्य प्रबंधन के अधीन है, जैसे मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया, ठीक है ना। खाद्यान्नों का समुचित वितरण करना, बिल्कुल समुचित वितरण करना, याद रखना समुचित का मतलब होता है जितनी जहां आवश्यकता है, जिस मूल्य पर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। पता चला कि जैसे केरल में, केरल मान लीजिए, केरल में गेहूं नहीं होता, अब आप ऐसे समझे, है ना, केरल में गेहूं नहीं होता, लेकिन नॉर्थ इंडिया और मिड इंडिया में गेहूं होता है। तो यहां से केरल जाएगा, अगर वहां पर डिमांड है कि भैया यहाँ कुछ भी अन्न नहीं हो रहा है या केवल चावल ही होता है ना, हमको और भी चीजों से प्रोटीन की आवश्यकता है, तो हमको गेहूं चाहिए, तो वहां पर गेहूं पहुंचना चाहिए और कम कीमत पर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुगना तिगुना दाम होना चाहिए, क्योंकि लागत है, परिवहन लागत है, कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक। तो समुचित वितरण होना चाहिए गरीबों, समुचित वितरण में आप इसको ये भी कह सकते हैं जैसे पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, जो आपको राशन मिलता है सामान्यतः सरकारी जो दुकानों से, है ना, पीडीएस के जरिए भी 5 किलो राशन, ये क्या है, खाद्य प्रबंधन का हिस्सा है कि भैया जो नहीं खरीद सकते अनाज को उनको भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि वो अनाज को क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, खाएंगे ही, फेंकेंगे तो है नहीं। लेकिन यदि उनको नहीं उपलब्ध कराया गया और कहीं कहीं ज्यादा उत्पादित हो गया तो वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो ये खाद्य प्रबंधन नहीं होगा। खाद्यान्नों का उचित भंडारण करना, बिल्कुल करना है, क्योंकि ज्यादातर जो होता है ये कहा जाता है कि लगभग 5 से 6% खाद्यान्न हमेशा भंडारण, समुचित भंडारण, उचित भंडारण न होने के कारण क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उचित भंडारण करना, उपयुक्त सभी, इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये तीनों आएगा, अधिक उत्पादन करना, सही वितरण करना और उचित भंडारण करना, ये भी खाद्य प्रबंधन तीनों का है हिस्सा है, ठीक। आगे बढ़े, ओके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले तो आप ये समझिए, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये इसका कार्य क्या है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि ये भारत में जो कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, है ना, अधिक उत्पादन को लेकर, बेहतर उत्पादन को लेकर, हाइब्रिड मॉडल को लेकर, या बागवानी प्रोत्साहन, कौन सी जमीन में, कौन सी मिट्टी में, कौन सी क्लाइमेट में कौन सी फसल हो, ये सब कुछ कौन करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसमें जो होते हैं वो वैज्ञानिक रैंक के कर्मचारी ही अक्सर आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। ये देखिए आपको नाम से लगेगा सब ठीक है, यहाँ भी कृषि है, यहाँ भी कृषि है, तब तो बढ़िया है, इसी को ऑप्शन लगा देते हैं, नीचे जाते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना, पूरा ऑप्शन जरूर पढ़ना है आपको। गृह मंत्रालय ये तो आ ही नहीं सकता, कोई प्रश्न नहीं उठता। आगे है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, चूंकि कृषि मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और इसका सही उत्तर क्या होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
ये जो एक बात और बता दूं, 1929 की बात है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्या किया गया था, उस समय गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है सर्वाधिक रोजगार देने वाला उपक्रम। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है प्योर आंकड़ा आपको कहीं भी शुद्ध रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े को एकत्र करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, फिर भी राष्ट्रीय आय या जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं उसके जरिए इस प्रकार के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो प्रश्न पर आइए कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला उपक्रम है, भैया कितने लोगों को रोजगार मिला, और वो सर्वाधिक उपक्रम का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई यूनिट्स, ऐसा कोई इंटरप्राइजेस जो कि एक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे हम प्रायः कह दें कि कृषि, अगर वो पूछे कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, तो अगर ऑप्शन में कृषि है तो आप लगा दीजिएगा। फिलहाल यहाँ उपक्रम पूछा है, इसका मतलब यह है किसी इकाई के बारे में पूछ रहा है, कंपनी के बारे में पूछ रहा है, संगठन के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आइए हम पहले ऑप्शन पर आते हैं। रक्षा मंत्रालय, रेलवे, ओएनजीसी, इनमें से कोई नहीं। चूंकि हो सकता है इनमें से कोई नहीं अगर हम हटाएं, तो इन तीनों पर अगर हम विचार करें तो इन तीनों में सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला उपक्रम है वो कौन सा है भाई, रेलवे है। रेलवे में लगभग 15 लाख लोग, कितने लोग, 15 लाख लोग प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं 15 लाख लोग, है ना, कि उनका जो रोजगार का साधन है प्रत्यक्ष तौर पर 15 लाख लोगों का रोजगार कहाँ है, रेलवे से है। आप प्रत्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब जो रेलवे स्टेशन के अंदर तक तो ठीक है, जो भी जैसे हैं, है ना, रेलवे स्टेशन के अंदर दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक ठेकेदार वगैरह भी होते हैं, जो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाने पीने की जो स्टॉल होते हैं वो भी कहा है रेलवे के द्वारा दिया जाने वाला रोजगार है। साथ ही साथ में बहुत चीज़ें होती हैं, जो मजदूर होते हैं डी ग्रुप, सी ग्रुप, वो तो रेलवे के हैं ही कर्मचारी। इसके अलावा और भी ठेकेदारी प्रथा पर जो काम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेलवे के उपक्रम के अधीन आते हैं। इसके अलावा आप प्रत्यक्ष तौर पर रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर जाएंगे तो तरह तरह के जो खाने पीने की दुकानें हैं, है ना, वाहनों की चीजें हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो ये रेलवे है, लगभग 15 लाख लोगों को क्या करता है, वह रोजगार देता है। उपक्रम की बात है, क्षेत्र की बात नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। आगे है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है, कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या करता है, इंगित करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। चलिए चर्चा करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने पहले समझा है, इससे पहले भी प्रश्नों में समझा है, फिर भी हम ऑप्शन पर आते हैं और ऑप्शन के आधार पर हम ये तय करेंगे कि वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है या फिर विशेषता क्या है। संसाधनों का साझा नियंत्रण, संसाधनों पर क्या होता है, साझा नियंत्रण। साझा का मतलब होता है जिसमें निजी क्षेत्र एवं गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। तो ये विस्तृत अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। फिलहाल ये क्या है, ये अभी इंगित नहीं करता है ना, तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अंतर्गत है। क्योंकि अब ये तो करता है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका ऑप्शन के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पूछा क्या है, नहीं करता। आगे है, निजी एवं सरकारी क्षेत्र के मध्य पूर्ण स्पर्धा। देखिएगा, निजी एवं सरकारी क्षेत्र के मध्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं, ये भी क्या है, अब ये भी पूर्ण स्पर्धा नहीं होता, बल्कि कैसी प्रतिस्पर्धा होती है, अपूर्ण स्पर्धा। देखें इस चीज को समझिएगा जरा, इस चीज को समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो वस्तु निजी क्षेत्र उत्पादित करता है उसको गवर्नमेंट नहीं उत्पादित करती, जिसको गवर्नमेंट उत्पादित करती है प्राय निजी क्षेत्र नहीं उत्पादित करती। उदाहरण के तौर पर दूर संचार को आप पकड़िए कि अगर आपने रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन को यदि आपने ये कहा है कि आप सर्विस दीजिए, तो बीएसएनएल को आपको जानबूझ के पीछे करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बीएसएनएल को भी उसी हिसाब से सर्विस देने के लिए लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना, उसकी पहुंच बढ़ाएंगे, तो दोनों ही कंपनियों में, एयरटेल, जियो एक तरफ, वोडाफोन और ये कौन है, बीएसएनएल में टक्कर होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धा होगी। तो ऐसी स्थिति में कौन जीतेगा, सरकार की कंपनी जीत जाएगी, स्वाभाविक है। उसके पीछे का आप समझिए लॉजिक, ठीक है ना। तो ये माना जाता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होती, अर्थात प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने नहीं लड़ते, लेकिन पिछले वाले दरवाजे से जरूर लड़ते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसमें क्या होना चाहिए, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब पूरी तरह से नहीं प्रतिस्पर्धा करना, बल्कि रुक रुक कर करना, कम करना, कभी कभी, है ना, कभी कभी गए आप उसको
सीधा लड़ाई नहीं करना है, सीधा थोड़ा उसको आप, है ना, उसको उत्तेजित किए, है ना, कि भाई क्या कर लेगा, है ना, अनाप शनाप बोल दिए। तो ऐसी स्थिति में प्राय देखा जाता है, फिर आप पीछे आ गए, फिर उसको गए, जैसे बोलते हैं ना गोरिल्ला युद्ध पद्धति, तो वैसी ही बात है। फिलहाल निजी क्षेत्र का नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता। किसमें नहीं होता? मिश्रित में। ये कहाँ होता है भैया? पूंजीवादी में होता है, पूंजीवादी में होता है। तो इस प्रश्न के आधार पर नहीं करता, तो यह आपको जो ऑप्शन है ये क्या होगा? एक मिनट, चौथे पे कर ले हम पहले विचार। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम है कल्याणकारी करना? नहीं, इसका मतलब कल्याणकारी कार्य नहीं है। मतलब ये जो है पूंजीवाद का है, इसका मतलब यह जो उत्तर क्या है? करेक्ट है। ठीक है ना? मतलब ये जो कहीं ना कहीं ये तीनों क्षेत्र प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर इस प्रश्न से मिले हैं, जुड़े हैं। यह जो है निजी क्षेत्र का नीति निर्माण में हस्तक्षेप, यह किसी भी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित नहीं कर रहा है, बल्कि किसको कर रहा है? पूंजीवाद को कर रहा है। ठीक है ना? तो यह जो ऑप्शन होगा निजी क्षेत्र का नीति निर्माण में हस्तक्षेप, यह उत्तर इस प्रश्न के आधार पर गलत होगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट उत्तर है वह क्या होना चाहिए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीनों जो हैं एक तरह से देखा जाए, पहला ऑप्शन मतलब संसाधनों का साझा नियंत्रण, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के मध्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, ये तीनों मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित करते हैं। कौन नहीं करता प्रश्न है, तो निजी क्षेत्र का नीति निर्माण में हस्तक्षेप, यह पूंजीवाद के लिए है, इसके लिए नहीं है। चूंकि एक प्रश्न में फिर से बता दूं, ये पूर्ण हो चाहे अपूर्ण हो, कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एक जैसे ही ऑप्शन है अर्थशास्त्र के हिसाब से या इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से। तो पूर्ण भी है कोई समस्या नहीं, अपूर्ण भी है तो भी कोई समस्या नहीं, यह उत्तर इंगित नहीं माना जाएगा, गलत है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बस आप मॉडल को समझिएगा इसके। पीपीपी मॉडल, ठीक है ना, किससे तात्पर्य है? पहले तो आप इसको समझिएगा क्या है ये? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब लोक निजी भागीदारी, लोक निजी भागीदारी। देखिए इसमें क्या होता है, इस मॉडल में पीपीपी मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी और सरकारी क्षेत्र भी दोनों जब मिलकर किसी कार्य को करते हैं, कोई निर्माण कार्य करते हैं, कोई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं, योजनाओं का लाभान्वित या लाभार्थी तक पहुंचाते हैं, तो उस मॉडल को माना जाता है क्या? पीपीपी मॉडल। मतलब सरकार और कौन करे? निजी क्षेत्र। मतलब निजी क्षेत्र की एक कंपनी और सरकार की एक कंपनी, दोनों कंपनियां साथ मिलकर किसी काम को करें। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, देश में सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप नहीं, देश सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहयोग, इस ऑप्शन पे टिके रहिएगा। ये तो हस्तक्षेप की बात ही नहीं है, हस्तक्षेप की बात नहीं है। सरकारी क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना नहीं, इससे क्या है? भ्रष्टाचार को मुक्त बनाना, ये पूरा तात्पर्य नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहयोग। मतलब दोनों के सहयोग से जब कोई मॉडल विकसित किया जाए, जब कोई कार्य किया जाए, तो उस कार्य को क्या कहते हैं? मॉडल को पीपीपी मॉडल। ठीक है ना? पीपीपी मॉडल। तो प्राय उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे वर्तमान में जो सड़कें बनाई जाती है, कैसी सड़कें? खास करके नेशनल हाईवे, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेशनल हाईवे सभी को पता है कि पिछले कुछ 10 सालों से नेशनल हाईवे की बनाने में बहुत तेजी से प्रगति देखने को मिली है, क्योंकि उससे संबंधित जो मंत्री हैं गडकरी जी, वो बहुत इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये हम और आप नहीं, बल्कि ये आंकड़े भी बता रहे हैं और सामान्य लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमें स्रोत प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना? तो नेशनल हाईवे को कौन बना रहा है, प्रश्न ये उठता है। तो नेशनल हाईवे में ना पीपीपी मॉडल पर आधारित है। मतलब उसमें कोई प्राइवेट क्षेत्र भी आता है और साथ साथ में कौन आता है? सरकारी क्षेत्र। दोनों क्षेत्र की कंपनियां
दोनों कंपनियां मिलकर उस नेशनल हाईवे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो वाटर शेड मैनेजमेंट है, वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो जल है लोगों तक पहुंचाना है। जैसे नर्मदा नदी का जल इंदौर तक आता है, ठीक है ना, नर्मदा नदी कहाँ है और इंदौर कहाँ है, उन पहाड़ियों को ऊपर से, मतलब विंध्याचल पहाड़ियां जो हैं उनको ऊपर से क्रॉस करते हुए या सुरंगों के माध्यम से उस जल को इंदौर तक पहुंचाया जाता है। तो ये वाटर शेड मैनेजमेंट के कारण है। तो यह जो वाटर शेड मैनेजमेंट जो पाइपलाइन यहाँ से आई है वो अभी पीपीपी मॉडल पर क्या है, आधारित है। तो इसमें क्या होता है कि जब सरकार परेशान हो जाती है भ्रष्टाचार से या देरी से, तो प्रायः वह सहारा लेती है किसका, प्राइवेट कंपनियों का, ताकि उसके जो कुशल प्रबंधक हैं और हमारे जो रिसोर्स हैं, है ना, रिसोर्स मतलब किसी भी प्रकार के कागज में आपको लेट लतीफी नहीं होगा, है ना, और कोई भी सुरक्षा से संबंधित मामला होगा तो सरकारी काम है भैया, कौन उसको टच करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर करते हैं तो कार्य क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट ये है कि भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। याद रखिए, कृषि विज्ञान जो केंद्र होते हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आते हैं। इस पर ज्यादा नहीं, 1000 है, 716, 525 या फिर 28। इसका करेक्ट उत्तर कितना है, 716। 716 लगभग हर बड़े जिलों में, अगर आप देखो जाए, छोटे जिलों में नहीं, लगभग जो बड़े बड़े जिले होते हैं किसी भी राज्य के हो, वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, है ना। किसी छोटे जिलों में हो सकता है ना हो, नवगठित जिला हो इस तरह से, लेकिन लगभग सभी जगहों पर ये होते हैं, ठीक है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कृषि विज्ञान केंद्र या फिर जो किसी भी जिले में सबसे उच्च संस्था कौन सी होती है कृषि से संबंधित, तो कृषि विज्ञान केंद्र होता है। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 71.3, 74.4, 71.1 और 72.4। तो ये उसका उत्तर क्या है, सही है, ये उसका उत्तर सही है 72.4। याद रखिएगा, जब ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपको पता चल गया तो आप इसी से क्या निकाल सकते हो, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। मतलब 100 में से आप कुछ मत करो, 72.4 को क्या करो, निकाल दो, है ना। 72.4 जब अभी आप निकालेंगे वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंकड़े ना थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी तैयार किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति 1%, कितने प्रतिशत, 1% से कम है। याद रखिएगा, 1% से कम है। चूंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति जो होती हैं उनकी संख्या कम होती है। चूंकि यहाँ प्रतिशत पूछा है तो आपको बताना है कि कौन से वो कितने जिले हैं कि जहां पर क्या होते हैं, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो 1% से भी क्या है, कम है। तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, तो इसका सही उत्तर है 2 जिले हैं। वो 2 जिले कौन से हैं, जरा इस पर हम बात करें तो वो पहला जिला है, वो 2 जिलों में पहला जिला है भिंड। कौन सा भैया, भिंड है। और दूसरा है मुरैना, ठीक है ना, मुरैना। क्यों है इन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कम या संख्या कम, इसलिए कम है क्योंकि अनुसूचित जनजाति प्रायः मूल जनजाति है भारत की, और यह वन एवं वनोपज या वन आवरण या सबसे ज्यादा जहां पर वन प्रदेश होते हैं, इनकी जो आर्थिक सामाजिक प्रक्रिया है वो उसी पर आधारित होती है। चूंकि मध्य भारत के पठार में या इन जिलों में वनों की संख्या या वनों का घनत्व कम है, तो इस आधार पर या वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, समय समय पर इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण, विभिन्न घटनाओं के कारण उनकी संख्या वहां पर क्या है, कम है। सब कुछ फिलहाल इतिहास में छिपा है, आते हैं हम। भिंड में और मुरैना में 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक जो जनसंख्या है वो 1% से भी कम है। तो प्रतिशत भी देख लीजिए कितना है, 0.4% है और 0.9% है, ठीक है ना। तो भिंड में है 0.4% और मुरैना में है 0.9%, ठीक। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस की स्थापना हुई, अर्थात जहां पर नोट
नोटों की क्या होती है? छपाई होती है। नोटों की क्या होती है? छपाई होती है। वो कहाँ है भैया? देखिएगा जरा, क्योंकि ये है कहाँ? देवास, है ना, देवास, देवास जिला। और इसकी स्थापना पूछा है 1950, 1972, 1974, तो इसका उत्तर जो है वो 1974 है। ठीक है ना, इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ, निम्न में से किस जिले में पेपर मिल उद्योग है? निम्नलिखित में से किस जिले में पेपर मिल उद्योग है? चलिए आइए, पेपर मिल उद्योग कहाँ पर है? एक बात तो पेपर मिल उद्योग से आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि प्रायः जो होते हैं, जो पेपर मिल उद्योग होता है उसके लिए सामान्यतः रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल के रूप में क्या होता है? जैसे लकड़ी, विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा स्वच्छ जल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ जल होना चाहिए। जल की सतत आपूर्ति, जैसे नदियों का जल होना चाहिए भैया, समुद्र का जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि खारा होता है ना, उसमें खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है, तो पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में यातायात, तीव्र यातायात। यातायात का मतलब ये हुआ कि जैसे रेलवे होना ही चाहिए, ठीक है ना, ताकि आसानी से और कम लागत पर जो वस्तु है उसकी ढुलाई हो सके, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पेपर बनने के बाद की चीजें हो, ठीक है। तो कहाँ है? मंडला, निवाड़ी, शहडोल और झाबुआ। तो ये जो इसका करेक्ट उत्तर है वो क्या है? शहडोल में है किसी भी प्रकार का पेपर मिल। ओरिएंट पेपर मिल आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शहडोल जिले में अवस्थित है। आगे हम बात करें, ये आज के लिए, इस लेक्चर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य है। सब्सिडी का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्या है? बाजार से अधिक कीमत पर वस्तु, बाजार से अधिक कीमत पर क्या करना? वस्तु उपलब्ध कराना। बाजार से कम कीमत पर वस्तु क्या है? बाजार से कम कीमत पर। याद रखना, इन दोनों में अंतर अधिक और कम का है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। बाजार से अधिक कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना, बाजार से कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना, ठीक है। और महंगाई को कम करना। किसको कम करना? महंगाई को कम करना या रोजगार उपलब्ध कराना। मैं आपको बता दूं, ये दो चीजें तो आप निकाल दीजिए, फिलहाल ये आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर कहीं से भी सब्सिडी के अंतर्गत नहीं है। रोजगार उपलब्ध कराना सब्सिडी का उद्देश्य नहीं है, महंगाई को कम करना भी सब्सिडी का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम अभी आपको इसमें इस अवधारणा से हम समझाएंगे कि क्या है। देखिए, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ग्राहक हो, ये कोई ग्राहक है, ग्राहक का मतलब यहाँ लोग हैं, है ना, लोग हैं, यहाँ की जनता है, जनता है, कोई भी वस्तु खरीदना चाहती है और वो वस्तु क्या है? बहुत महंगी है। वस्तु क्या है? महंगी है, तो वो उस वस्तु को नहीं ले पाएगी। भाई गरीब जनता है, कोई भी वस्तु बहुत आवश्यक है। याद रखना, वस्तु तो कहने के लिए कार खरीदना चाहती है, कोई भी गरीब व्यक्ति आएगा बोलेगा हमको कार चाहिए, हमको, है ना, बाइक चाहिए, हमको दिलाइए आप, तो कौन दिलाएगा? सरकार से जाके प्रश्न पूछने लग जाए तो बोलेगी भाई ये सब जो चीजें आप मांग रहे हो ना, ये आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता, ये विलासिता वाली वस्तुओं में है, तो हम इसके लिए कुछ विशेष प्रकार का कोई प्रावधान नहीं करेंगे। आपको अगर आपके पास पैसे है तो जाइए खरीदिए, नहीं है तो फिर बात ही खत्म, ठीक है। तो क्या होता है, जो आवश्यक वस्तु होती है उसको प्राप्त नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? सरकार कहती है उस कंपनी से, किस कंपनी से? जो इस वस्तु को बना रही है, उससे कहती है इस ग्राहक को वह वस्तु क्या करो? सस्ती कीमत पर दे दो, और जो भी आपको घाटा हो रहा है वो आप हमसे पैसा ले लो। मतलब आपको वस्तु चाहिए, आवश्यक वस्तु है, आपके पास पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में, या पैसे कम हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस दुकान से वस्तु लाते हो, लेकिन आपको सस्ती देता है वह वस्तु। लेकिन सस्ती देने का कारण यह है कि उसके बदले में जो पैसे आप कम दे रहे हो वो कहीं ना कहीं सरकार उस दुकानदार को क्या करती है? दे देती है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं आज के समय में? जैसे आप क्या करते हो? राशन लेने जाते हो, सरकारी जो उपक्रम की दुकानें हैं सरकारी क्षेत्र की, ठीक है ना, जैसे आप पीडीएस के जरिए क्या करते हो? 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से क्या करते हो? सरकारी राशन उठाते हो। फिलहाल वर्तमान में तो ये फ्री है। इसके अलावा अभी हाल ही में, चूंकि अब एलपीजी सिलेंडर पर लगभग सब्सिडी समाप्त हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप इस पे सब्सिडी ले रहे थे। एक अच्छा उदाहरण, कृषि
कृषि यंत्रों पर आपको सब्सिडी दी जाती है उसका जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी ट्रैक्टर का, थ्रेशर का, वो बहुत अधिक होता है। लेकिन यदि आप बैंक के माध्यम से या सरकार को बताकर उस वस्तु को खरीदते हो तो आपको सस्ते दाम पर क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है कृषि यंत्र। और उसके बदले में जो पैसा उस दुकानदार को तो भाई घाटा हो जाएगा सस्ते में देने में, तो कहीं ना कहीं वो सरकार क्या करती है, उसका वहन करती है। तो इसमें क्या है, बाजार से कम कीमत पर कोई वस्तु क्या करना, उपलब्ध कराना, ये उसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, इस लेक्चर्स में आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, इसी जोश इसी अनुभव के साथ, है ना। आप बने रहिएगा। धन्यवाद।